नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है नू, सब टनाटन होना भी चाहिए। आज हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो हम फर्स्ट लीनियर मोमेंटम का पहला जो वीडियो है उसमें डिस्कस किए थे कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन आवर सिस्टम, देन उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बेटा? कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ये तो बड़ा सिंपल है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो बेटा जी? 0 हो तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? इसको आप मोर प्रिसाइजली वेक्टर डाल करके लिख दीजिए, कांस्टेंट रहेगा। या फिर आप पार्ट ऑफ सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जैसे कि मान लेते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0, तो इससे ये हो जाएगा कि पी आई एक्स बराबर पी एफ एक्स, ये भी होगा। और उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर सिग्मा एफ बाई बराबर 0 हो तो पी आई बाई इज इक्वल टू पी एफ बाई, ठीक है। सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग भी लिख सकते हैं आप। अब इसका फायदा क्या हो? तो प्रॉब्लम बनाने में फायदा हो जाएगा। प्रॉब्लम बनाने में फायदा हो जाएगा। पी आई जेड इज इक्वल टू पी एफ जेड। हाँ, अगर नेट फोर्स ही उस सिस्टम के ऊपर 0 हो तो लीनियर मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में आप ये कंजर्व कर सकते हैं। पी आई बराबर पी एफ होगा। कहने का मतलब नेट फोर्स 0 हो तो पी आई वेक्टर है ये, ठीक है, बराबर पी एफ बराबर कांस्टेंट कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो सिंपल था, और इसके ऊपर में हम एक दो सवाल भी लास्ट क्लास में बनाए थे। अब जरा ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये भी बड़ा सिंपल है। सारा इक्वेशन सब फर्स्ट क्लास में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया था? तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम अगर 0 हो तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब आप देखिए v सेंटर ऑफ मास क्या आया था बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अब इमेजिन करो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0 हो तो या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा? या तो कांस्टेंट होगा, या फिर अगर शुरू में ही रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा सेंटर ऑफ मास। चाहे पार्ट ऑफ सिस्टम को मोशन हो, बात समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर जैसे मान लिया कि हम 2 पार्टिकल ले रहे हैं, 2 पार्टिकल से ही समझते हैं, उसी प्रकार से n पार्टिकल के लिए भी समझ जाएंगे। और ये हमारा मास क्या है बेटा? m2 है। मान लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम लिया। हम क्या लिए बेटा? सिस्टम लिया। और सपोज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, ये जो कंसीडर्ड सिस्टम है इसके ऊपर क्या है नेट एक्सटर्नल फोर्स बेटा? 0 है। तो 0 है और इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है?
कुछ होगा, मतलब वी सी एम वी नॉट है, मान लिया वी नॉट है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, वी नॉट। ठीक है। अब चूंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन इस सिस्टम का क्या है, जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो वी नॉट क्या रह जाएगा, फिर कांस्टेंट रह जाएगा। ऑल्दो हो सकता है किसी टाइम t2 पर इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, तो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा, यही रहेगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अब वी नॉट इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, तो किसी टाइम t पर अगर वेलोसिटी पार्ट ऑफ सिस्टम यानी m1 का, m2 का, u1 और u2 रेस्पेक्टिवली हो, तो हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 बराबर यही होगा, वी नॉट ही होगा, वो चेंज नहीं करेगा। इसको जरा सा पकड़िए कि ऑल्दो ये चेंज कर रहा है, u1 भी चेंज कर रहा है, u2 भी चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो दिस चेंज विल टेक प्लेस इन सच ए वे दैट वी नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम कहने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अगर इससे रिलेट करिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। मान लिया है नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का जीरो है, तो पोजीशन उसका क्या रह जाएगा बेटा जी, सेंटर ऑफ मास का क्या रह जाएगा, m1r1 प्लस डॉट 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 mn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn बराबर क्या, जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो हो और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो, तो पोजीशन उसका क्या रहेगा, जहां है वहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास, वो चेंज नहीं करेगा। ऑल्दो पार्ट ऑफ सिस्टम जो है m1 m2 m3 डॉट 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 जो भी है वो सब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये सब अपना पोजीशन पार्टिकल जो भी इसमें है सिस्टम में वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन उस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पोजीशन फिक्स रहेगा। कब, जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, जीरो हो, और वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, जीरो हो, तो ये कैसे हो जाएगा। या फिर यहां से ऐसे भी कह सकते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर पोजीशन फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस डॉट 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 mn डेल्टा rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn बराबर क्या, जीरो। या फिर इसको राइट साइड भेज दीजिए तो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस mn डेल्टा rn बराबर क्या, जीरो। या फिर इसको मोर मतलब थोड़ा क्लियर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अगर कब कब होगा ये समझिए बात को कि जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है, जीरो हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है, जीरो है, तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा। सिमिलरली m1 डेल्टा बाई वन प्लस डॉट 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 mn डेल्टा बाई n बराबर भी जीरो होगा, m1 डेल्टा z1 प्लस mn डेल्टा zn बराबर भी जीरो होगा। तो ये सारे इक्वेशंस को अब आप क्या करिएगा, ब्रेन में रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बात समझ में आ गई। चलिए अब दो चार को प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा। और लीनियर मोमेंटम को एक फॉर्म में और लिखते हैं, देखे हैं कहीं कहीं, उसको भी जरा सा समझ लीजिए, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग के लिए हम वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उल्का वाला है ना। सपोज पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है, कैसा मोशन है बेटा, वन डायमेंशनल मोशन है, तो p बराबर क्या हो जाएगा,
एम भी है ना। डायरेक्शन क्या था, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो पी बराबर एम भी लिख ही सकते हैं। इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और भी से भी, तो राइट साइड क्या, हाफ एम भी स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम भी स्क्वायर, है ना। तो P हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, K यानी कि 2K, अब I भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और स्पीड अगर दिया हुआ है, मास नहीं भी पता है, तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड उसका निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? ये सब कुछ नहीं है, ये तो आप सिंपल 9वां 10वां का मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, ठीक है, बच्चा वाला चीज है सब। चलिए तो कुछ सवाल और देखते हैं, लास्ट क्लास में सवाल ही तो चल रहा था। इसके बाद हम लोग रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए एक आध को सवाल ले लेते हैं। देखिए एक सवाल है बेटा, कहता है ये एक पुल्ली है, फिक्स है पुल्ली, ये मास ए है और ये मास बी है, इसका मास 1 kg है, बी का, इसका मास 2 kg है ना। तो कहता है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए इस दोनों ब्लॉक का सिस्टम का। तो सिंपली एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालने के लिए कह रहा है तो क्या फॉर्मूला है बेटा, m1a1 प्लस m2, दुइये को तो है ये, बटा m1 प्लस m2। लेकिन अब ये दोनों का एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि a है, जितना एक्सीलरेशन मान लिया ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, देखो ये ज्यादा भारी वाला है और ये कम भारी वाला। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाए, नहीं अगर बुझा रहा है तो मेरा वीडियो देखिए, उसमें 6 वीडियो हम ना सॉरी 3 वीडियो डाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, उसमें आप देखिए ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, ये तो डाउनवर्ड अपवर्ड, तो हो जाएगा सीधे हमारा क्या m1 अगर इसको ले, a को अगर m1 ले तो ए किधर है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को अगर नेगेटिव ले तो माइनस ए इंटू m1 कितना, प्लस m2 1 kg इंटू a2 डिवाइडेड बाई क्या, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 2 प्लस 1 3, तो ये क्या हो गया माइनस 2a प्लस a, तो हो जाएगा माइनस a बाई 3। यही हमारा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब a निकालना है हमको, ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या है एक्चुअली, तो इसमें सिंपल हम आपको बता देते हैं, क्या कीजिए इस ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दो, ठीक है, फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर में कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, 2 kg का है इंटू जी स्मॉल जी, तो -2g, कहने का मतलब है इसमें से -2g है, इसके ऊपर में नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पर में देखा जाए तो -2g और -g, हाँ नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसके वाले में से इसके वाले को घटा देंगे, ठीक है, बटा 3, तो -g/3 हो जाएगा। ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसमें से इस फोर्स को घटा देंगे, या फिर अगर आपको नहीं बुझा रहा है ऐसे तो आप एक काम कीजिए, टनाटन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट वाला लगाइए, ठीक है। ऐसे भी देखिए, अगर ये दोनों ब्लॉक को हम अपना सिस्टम ले लें, क्या ले लें बेटा, सिस्टम ले लें, तो इसके ऊपर में फोर्स कितना लग रहा है, ऐसे भी देखिए आप देख सकते हैं। देखिए अगर इस दोनों ब्लॉक को हम सिस्टम ले लें तो एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड कितना लग रहा है, अच्छा छोड़ो इतना सिस्टम फिस्टम ऐसे बना दो, चलो इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2g डाउनवर्ड अपवर्ड t, फिर इसका लिखेंगे तो डाउनवर्ड 1g या ऊपर t, और उसके बाद फिर इसके लिए लिखेंगे 2g माइनस टी बराबर 2a
इधर क्या हो जाएगा, टी माइनस जी बराबर ए, तो टी खत्म, टू जी जी जी, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया जी बाई थ्री डाउनवर्ड। ए के जगह पर यहाँ बस पुट कर दो, यानी कि माइनस जी बाई 9, जी बाई 9, यानी कि सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है इसका, डाउनवर्ड जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, माइनस जी बाई 9 से। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है दूगो ब्लॉक है इस वेज के ऊपर में रखा हुआ है, वेज फिक्स है, ऐसा नहीं कि वेज भी चलेगा, नहीं वेज फिक्स है, स्मूथ है एवरीवेयर, थीटा ही दोनों एंगल सेम है। तो कहता है इसका सेंटर ऑफ मास का m1 m दी ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालिए। देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 बटा m1 प्लस, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। वाई एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ निकालना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका क्या हो जाएगा, देखो जी साइन थीटा इधर है, इसका भी जी साइन थीटा है इधर, इसका इधर का कंपोनेंट जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा बउआ, हाँ जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा, इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन स्क्वायर थीटा और 2 इंटू एम जी, अब नेगेटिव होगा बटा 2m, तो 2m से 2m खत्म, तो जी साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ 45 डिग्री है, तो ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा फिर, तो माइनस जी और साइन 45, तो 1/√2, तो 1/2, यानी कि माइनस जी बटा 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया माइनस जी बटा 2, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब कुछ सवाल हम लोग क्या ले लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर भी ले लेते हैं कुछ सवाल, है ना। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम को ऊपर में से, कि का लीनियर मोमेंटम वाला ऐसा है ना। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर में सवाल है, देखिए कहता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 100% RTM या बाई 1% विदाउट चेंजिंग इट्स मास, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पहले पार्ट ए को चेक करते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में पहले रिलेशन ले, और रिलेशन तो अभी अभी हम लिखवाए भी थे, क्या था रिलेशन बेटा, P बराबर अगर एम भी है तो V से मल्टीप्लाई करो, V से डिवाइड करो हाफ, तो इधर भी हाफ कर दो, हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, K बाई भी लीनियर मोमेंटम, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर 2K बाई भी, है ना, P बराबर 2K बाई भी, तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं K बराबर पी भी बाई 2, P भी बाई 2, या फिर इसको ऐसे करो, भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ऊपर नीचे m से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा P² बाई 2m हो जाएगा, करेक्ट। ये रिलेशन रखो याद, K बराबर क्या आ गया, P² बाई 2। अब देखो
कहता है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो लीनियर मोमेंटम पी आई अगर पी नोट है तो पी एफ क्या हो गया है, 2p नोट हो जाएगा, जो कि 100% इंक्रीज करें, ट्वाइस हो गया है ना। तो कहता है इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए। के आई कितना हो गया, पी नॉट स्क्वायर बाई 2m। के एफ कितना हो जाएगा, 4p नॉट स्क्वायर बाई 2m, यही ना होगा। अब तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर में से 1p स्क्वायर यानी कि 3p नॉट स्क्वायर बाई 2m। है ना। यानी कि के इनिशियल ये है, या इसको के नोट माने तो के नोट में इतना का इंक्रीज हुआ, देयरफॉर यूनिटी में, देयरफॉर 100 में, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3p नॉट स्क्वायर बटा 2m आई इंटू 1 बटा के नॉट आई इंटू 100। ठीक है। अब के नोट कितना है, पी नोट स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ इसके जगह पर लिख देते हैं पी नोट स्क्वायर बाई 2m, यानी 2m को ऊपर ले जाओ, ये 2m खत्म, ये पी नोट खत्म, तो ये कितना आ गया बेटा, 300%। यानी काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 300% से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज कर जाएगा बेटा, 300% से इंक्रीज कर जाएगा। इसी प्रकार से आप 1% के लिए भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद निकालिए, सब हम ही बना देंगे, तो आप क्या बनाइए बताइए। ये 1% वाला निकालिए कि 1% से अगर लीनियर मोमेंटम इंक्रीज किया, वही सिंपल है। फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए ना, पी नॉट प्लस पी नॉट का 1% यानी कि इतना, यानी कि 0.01, यानी कि 1.01 पी नॉट, यही ना होगा। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो फिर पी नोट में इतना, तो यूनिटी में कितना था, 100 में कितना, वो बोला कंसेप्ट आप भिड़ा दीजिएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग, ब्लॉक्स मासेस आर 1 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है। क्या करता है कि ब्लॉक को थोड़ा, अच्छी सॉरी स्प्रिंग को इलोंगेट कर देते हैं, ब्लॉक को पकड़ के फिर रिलीज कर दिया जाता है। कहता है पहला पार्ट में कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द ईयर, रेशियो किसका निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है जब रिलीज किया गया। तो देखो किसी भी टाइम पर जब रिलीज कर दिया तो इसके ऊपर में नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या है बउआ, क्या है, 0 है। तो आप कोई भी कंसेप्ट लगा लो, सेंटर ऑफ मास इसका क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, नहीं रहेगा रेस्ट में। या फिर यू कहो कि लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का क्या रहेगा, एलोंग हॉरिजेंटल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसका स्पीड v1 है, तो क्या लिखेंगे, m1 v1, ऐसे खींच के छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस m2 v2 बराबर 0। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0, यानी v1 बाई v2 बराबर क्या हो गया, m2 बाई m1। m2 कितना है, 2 बाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। v1 बाई v2 इसका स्पीड डिवाइडेड, इसको अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो v1 बाई v2 बराबर क्या हो रहा है, m2 बाई m यानी 2 बाई 1। सेकेंड में कहता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ये पार्ट ए था कि स्पीड का रेशियो निकालिए, ये निकालना था, ये तो निकल गया। अब दूसरे पार्ट में कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 v1 बराबर क्या है, m2 v2, ये हमारा है p1 अब बराबर क्या है, p2। यानी p1 बाई p2 का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हम करने लगते हैं। थर्ड में हमको क्या कर रहा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालिए। तो सिंपली इसी इक्वेशन से चलते हैं। यहाँ पर मैं हाफ हाफ दोनों तरफ करो मल्टीप्लाई, हाफ m1 v1 बराबर हाफ m2 v2 होगा ना। अब अरे काइनेटिक एनर्जी अभी अभी एक इक्वेशन भी निकाले थे, उसी से निकल जाएगा। ठहर जाइए आप बेटा जी, ठहर जाइए। अभी अभी एक इक्वेशन हम निकाले थे ना, लीनियर मोमेंटम अगर दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, पी स्क्वायर बटा 2m। हाँ, पी स्क्वायर बटा 2m। तो 1 का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा और बटा 2 का काइनेटिक एनर्जी बराबर P1 स्क्वायर बटा 2m1 डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर बटा 2m2। 2 खत्म और P1 बराबर, तो P2 बराबर 1 है, तो P1 स्क्वायर P2, ये क्या आ गया बेटा हमारा m2 बाई m1। m2 क्या 2 और m1 क्या 1, यानी कि 2 हो गया। ये भी ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ये क्वेश्चन हमारा बेस था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसको सोचिए, दोबारा बनाइएगा। एक और क्वेश्चन ले लो बेटा, कहता है कि एक ये गाड़ी है, क्या है यही हो, हाँ गाड़ी है, बढ़िया वाला गाड़ी है, हम थोड़ा गड़बड़ बना दें। इस पर वो गन फिट है, क्या फिट है बेटा जी, गन फिट है। आई बुलेट फायर कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ही गनमा जो है थीटा एंगल पर, ये सारा सरफेस बाकी सब स्मूथ मानो, ठीक है। इसका मास m है और ये जो बुलेट फायर कर चुका है इसका मास स्मॉल m है। मान करके चलो या फिर मत मानो, छोड़ो, बम मारो, ठीक है। तो कहता है कि जब ये बुलेट ही फायर करता है तो इसका इधर कितना स्पीड होगा। रिक्वाइल स्पीड किसका पूछ रहा है, इस काट का, पीछे ही कितना स्पीड से जाएगा। देखो लीनियर मोमेंटम इनिशियली जब ये रेस्ट में है, ये बुलेट इसी में है, गाड़ी के अंदर ही बुलेट होगा ना, तो रेस्ट में जब है तो टोटल लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का ये बुलेट प्लस दिस कार्ट क्या है, 0। और फाइनली लीनियर मोमेंटम देखो तो पी एफ क्या है बोलो, ये रिमेनिंग मास इसका कितना बचा है, m माइनस m। मान लेते हैं कि पीछे ही v वेलोसिटी से चला तो माइनस v, इसका मोमेंटम हो गया, ठीक है। और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, u इसका दिया हुआ है, इसका u जो है दिया हुआ है, ठीक है ना, u इसका दिया हुआ है। तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू बराबर क्या 0, क्योंकि पी आई बराबर पी एफ। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर क्या है, 0 है। तो अब इसको सिर्फ सोल्व कर दो और क्या, यानी कि v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, u cos थीटा m u cos थीटा बटा m माइनस m। सिंपल। इनिशियली ये पूरा ये प्लस ये रेस्ट में है, फाइनली क्या हुआ, तो ये निकला बुलेट u वेलोसिटी से रिलेटिव टू ग्राउंड, u वेलोसिटी से निकला है थीटा एंगल पर। तो इसका क्या रिक्वायल स्पीड होगा, तो सिंपल सा बात है कि इसका मास क्या रह गया फाइनली m माइनस m। वेलोसिटी इधर मान लिया माइनस भी है, तो v बराबर वही एम यू कॉस थीटा बाई m माइनस। बात समझ में आ गई। अब जरा सा हम लोग चलते हैं वेरिएबल मास की तरफ। वैसे ही वेरिएबल मास का एक कंसेप्ट हो गया। सपोज एक कार्ड है, समझना इस चीज को, इसका हम हेडिंग क्या दें, वेरिएबल मास और रॉकेट प्रोपेल्जन
ठीक है, रॉकेट प्रोपल्जन। जरा सा इस कंसेप्ट को समझिए तो दोनों ही चीज आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि एक कार्ट है, ये क्या है बेटा, एक कार्ट है, ये क्या है, कार्ट है, ठीक है। एन नंबर ऑफ स्मॉलर मास डीएम से ही बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे कट कर दो ऐसे। हाँ, सबका मास क्या है, ईच एलिमेंट्री सेक्शन का मास कितना है इस कार्ट का, डीएम। कितना मास है ईच का, डीएम, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर, टी बराबर 0 पर, तो इसका मास क्या है बेटा, एम नॉट है। क्या है इसका मास, इनिशियल मास एम नॉट। और टी इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका मास क्या है, हमारा एम है। इसका मास क्या है, एम है। जबकि हर एक सेकेंड एक टुकड़ा इधर अपने आप ऑटोमेटिक विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑटोमेटिक टूट के इससे अलग हो जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। हर सेकेंड ये क्या होता है बेटा, टूट करके ये अलग हो जाता है। कहने का मतलब है कि इतना के रेट से ही मास इसका घट रहा है, मतलब घट रहा है कहने का मतलब ये टुकड़ा टूट गया पीछे जा रहा है, फिर एक सेकंड बाद ये टुकड़ा टूट गया फिर पीछे जा रहा है, फिर ये टुकड़ा टूट गया, यानी कि इसका मास कंटिन्यूअसली घटते जा रहा है। ये आगे की तरफ जा रहा है और ये मास का जो टुकड़ा टूट रहा है वो पीछे की तरफ जा रहा है। सपोज किसी टाइम टी पर इसका वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में बेटा, v है, इसका मास क्या है, m है। किसी टाइम t पर क्या बेटा, इसका वेलोसिटी क्या है, अच्छा सॉरी, इसका वेलोसिटी क्या है, v है। इस डायरेक्शन में मास इसका जो है इस पूरे का m है। किसी टाइम t पर, अब देखो क्या किया हम, किसी टाइम t बराबर, t1 ले लो ना, t बराबर t1 ले लो इसको, और t बराबर t2 पर इसी मास से एक टुकड़ा टूट गया। क्या हो गया बेटा, एक टुकड़ा टूट करके इधर कितना के स्पीड से जा रहा है, vr के स्पीड से, वेयर vr इज अ स्पीड ऑफ दिस रिलेटिव टू दिस मास। और यहाँ पर में रिमेनिंग टुकड़ा है, तो जितना भी टुकड़ा था उसमें से ये dm घट गया है। इधर ये मान लिया जाए कि वेलोसिटी इसका क्या हो गया, v से v प्लस dv हो गया, जबकि इसका मास क्या हो गया है, क्योंकि टूट के अलग हो रहा है तो m माइनस dm हो गया। आइए v प्लस dv हो गया, वेलोसिटी इधर इसका vr है, इसका मास क्या है, dm। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो सोच लीजिएगा। आइए t बराबर t2 टाइम पर है, या फिर t प्लस dt टाइम लीजिए ना, t बराबर t टाइम पर ये हुआ, t प्लस dt टाइम पर ये हो गया। चलिए ठीक है, इस टाइम पर इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पी सिस्टम का। देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इसका क्या है, जरा सा ध्यान से देखिए, m इंटू भी, है ना। अब फाइनली इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, इस पूरे का लीनियर मोमेंटम क्या है वो देख लीजिए जरा सा। तो m माइनस डी एम, है ना, इंटू भी प्लस डी भी, इसका लीनियर मोमेंटम और प्लस इसका लीनियर मोमेंटम, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसका लीनियर मोमेंटम फिर क्या है, u ले लो ना, u जहाँ क्या है, इसका वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड है, और u जहाँ पर में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा ये प्लस ही ले लो, चलो प्लस कर दिया। अब u क्या हो जाएगा, u दिस मास का ग्राउंड के रिलेटिव में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ दिस रिलेटिव टू दिस, तो vr है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस रिलेटिव टू ग्राउंड, तो v प्लस डी भी, जो रिलेटिव मोशन वाला में हम बताए थे। तो ये हमारा क्या आ गया, vr प्लस v प्लस डी भी, है ना। ये फाइनल लीनियर मोमेंटम है, इसका लीनियर मोमेंटम प्लस इसका लीनियर मोमेंटम, और सब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये u क्या लिए हैं, तो इसका वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड है, ये है ना। चलो ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, सब पुट कर देंगे, तो m माइनस डी एम इंटू भी प्लस डी भी प्लस u के जगह पर लिख देंगे vr प्लस v या प्लस डी भी
आई इंटू डी एम। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी आई बराबर पी एफ, यानी कि हम लोग लिखेंगे एम भी बराबर एम भी प्लस एम डी भी माइनस वी डी एम प्लस, आएगा ही नहीं, चलो ठीक है यहाँ तक आ गया। अब देखो दोनों तरफ क्या करो कि dt से डिवाइड कर दो, तो एम डी वी बाई डी टी है प्लस ये एम डी एम बाई डी टी। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन क्या आ गया, एम डी वी बाई डी टी बराबर माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। ये हो गया हमारा प्रोपल्जन इक्वेशन। यहाँ डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ रिमेनिंग मास, है ना, आई इंटू एम, यानी कि इसके ऊपर जो राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो ये दिखा रहा है। और ये आर एच एस में क्या है, माइनस भी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस मास रिलेटिव टू दिस, ठीक है। आई इंटू डी एम बाई डी टी क्या है, रेट एट विच इट इज इजेक्टिंग द मासेस, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा आ गया। चलिए अब इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन से अब क्या करते हैं बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बोलते हैं जो लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं थ्रस्ट, यानी कि जो रॉकेट है हमारा ये आगे जो बढ़ रहा है, या रॉकेट ना कोई, यहाँ तो हम मास लेनी है, ठीक है। तो ये कितना के बराबर है, माइनस वी आर इंटू डी एम बाई डी टी, दिस इज थ्रस्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं लेकर के। क्या करेंगे अब, इसका वेलोसिटी इसका किसी टाइम टी पर क्या होगा, तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे, एम डी भी बराबर क्या है, माइनस वी आर इंटू डी एम। इसको इधर ले आओ, क्योंकि वी आर तो क्या है, वी आर जो है बउआ उधर रहने दो ना, तो डी भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी आर इंटू डी एम बाई एम। अब इंटीग्रेट कर दो, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और फाइनल वेलोसिटी इस मास का क्या हो गया v, यानी v माइनस यू बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस वी आर। यहाँ एम नॉट है, इनिशियल मास लिए थे, इनिशियल मास इसका क्या था, एम नॉट था, और फाइनल मास हो गया m। तो ये क्या हो जाएगा, फिर कैलकुलेट करेंगे तो एल एन एम बाई एम नॉट, तो इसको अगर प्लस कर दें तो ये हो जाएगा एम नॉट बाई एम, ये हो जाएगा। या फिर इसको v बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, u प्लस वी आर एल एन एम नॉट बाई एम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये m जो है, ये m जो है, m बराबर हम क्या लिखेंगे, एम नॉट माइनस आर टी, कितना के रेट से मास घट रहा है, तो ये ध्यान देने वाली। v बराबर ये जो आ रहा है हमारा u प्लस वी आर इंटू एल एन एम नॉट बाई एम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन आप फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होगा, है ना, जबकि मास उस वक्त क्या है, तो इससे निकाला जा सकता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो भी। अब जरा रॉकेट के ऊपर में विचार करते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मोशन है इसका। अब रॉकेट के ऊपर में अगर हम लोग विचार करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, एफ ये हम रॉकेट ले लिया। अब मान करके चल रहे हैं कि इस रॉकेट के ऊपर में वो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, इस थर्स्ट के बराबर, और डाउनवर्ड फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, mg। तो लिखेंगे इसका नेट एक्सीलरेशन इस रॉकेट का क्या हो जाएगा बेटा, एफ टी माइनस एम जी बराबर एम ए, वेयर ए इज वर्टिकली अपवर्ड एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एफ टी यहाँ पर में क्या हो गया, वी आर माइनस डी एम बाई डी टी, माइनस डी एम बाई डी टी। एक्चुअल में देखो यहाँ डी एम बाई डी टी इज नेगेटिव, तो दिस होल टर्म इज एक्चुअली पॉजिटिव। देखने में आपको भले ये नेगेटिव लग रहा है, माइनस साइन इसमें इसीलिए लगा हुआ है कि इसको पॉजिटिव बना दें। और माइनस क्या आएगा बेटा, एम जी आई इज इक्वल टू एम, एम एम से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए बराबर माइनस जी और माइनस वी आर इंटू डी एम बाई एम, है ना, आई इंटू
dt इस तरह से आ जाएगा, या फिर इसको इधर लिख दो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। माइनस वी आर बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, एक को तो लिख देंगे डी वी बाई डी टी, वेयर दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉकेट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी माइनस वी आर बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी। अब डी टी को ख़त्म करो तो यहाँ से सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, डी वी बराबर माइनस जी डी टी माइनस वी आर इंटू डी एम बटा, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, u से v हो गया हमारा रॉकेट का वेलोसिटी, टाइम 0 से t हो गया, मास m नॉट से m हो गया। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, और ये एल एन एम बाई एम नॉट, तो ये माइनस को प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा वी आर एल एन एम नॉट बाई, यही हमारा रॉकेट का इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो v माइनस यू बराबर वी आर एल एन एम नॉट बाई एम। बाकी इन टर्म्स को समझिए, वी आर इज द मास, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास रिलेटिव टू रॉकेट है। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास रिलेटिव टू रॉकेट। ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगा रॉकेट का, वो है। ठीक है, तो इसको अब आप याद रखिए और टनाटन इस पर सवाल वगैरह जो भी है बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ सवाल, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर कुछ सवाल, और सेंटर ऑफ मास के मोशन के ऊपर कुछ सवाल, 10-12 सवाल करेंगे। उसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग कॉलिजन के ऊपर विचार करेंगे। कॉलिजन को एक ही क्लास में हमें फिनिश कर देना है। कॉलिजन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। ये सब जब समझ गए तो कॉलिजन बहुत सिंपल है बेटा। चलिए ठीक है, टनाटन गर्दा छोड़ाइए अब।